नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसके बाद बेरूबारी जो केस था 1960 में आया था उसको, और 42वां संविधान संशोधन 1976। इन तीन महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसी थी जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी। उसी टॉपिक के आगे की जो अन्य वाद हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद एक और केस है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का। तो इन दोनों केस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए इस क्लास की हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में जो विवाद उत्पन्न हुआ था वह संभवतः मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 में जाकर समाप्त होता है। केशवानंद भारती में विवाद से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको बता दें कि 1970-80 का जो दशक था उस समय भारतीय संसद और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के बीच एक जैसे संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। आपको बता दें कि जो भारतीय संसद थी वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने का प्रयास कर रही थी, और जो है हमारी न्यायपालिका है वह न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उस बने हुए कानून की हमेशा जांच करती थी। तो इस तरह से इन दोनों में मतभेद की स्थिति बनी थी। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि उसके पहले हम लोग कुछ चर्चा केशवानंद भारती के बारे में प्रारंभ करेंगे, उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में हम जान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आप लोग जानते हैं कि केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बताया कि जो है संविधान का मूल ढांचा क्या होता है। मूल ढांचे से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए संसद के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो केशवानंद जो भारती थे उन्होंने जो याचिका दायर की थी, जो उन्हीं के नाम से केस फेमस है। केशवानंद हालांकि केस को हार जाते हैं, लेकिन उनके केस में बहुत से महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई। पहली तो संविधान का जो मूल ढांचा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग जानते हैं, वह महत्वपूर्ण जो बात थी वह पहली बार अस्तित्व में आई कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है। ये लोगों ने जाना किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था केशवानंद भारती मामले में। उन्होंने कहा था, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिसमें संविधान की मूल भावना नष्ट होती हो, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की आधारभूत संरचना को पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी अंग में, चाहे प्रस्तावना हो चाहे संविधान का कोई भी अंग हो, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद को हमेशा ये चीज़ ध्यान रहे कि संविधान का जो मूल भावना है, मूल ढांचा है, उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो बाद में न्यायालय के पास ये अधिकार है, न्यायालय के पास ये उसका जो है मूल ढांचे के अंतर्गत ये अधिकार है कि वह उसकी जांच करेगी, जैसा कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसके आधार पर उसे वह असंवैधानिक घोषित करने के बाद उस बने हुए कानून को शून्य घोषित कर सकती है। ये चीज़ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के विकास से निश्चित तौर पे संसद के संशोधन की शक्ति सीमित हो गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब मूल ढांचे की अवधारणा का जो विकास हुआ था उससे क्या हुआ कि जो संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति या संविधान बनाने की शक्ति थी वह पूरी तरह से क्या हो गई थी, पूरी तरह से नहीं बल्कि कुछ मामलों में सीमित हो गई थी कि इसकी जाँच कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। यदि बना हुआ कानून हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, मूल ढांचे से छेड़छाड़ है, तो उसे क्या करेगी? शून्य घोषित कर देगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये ऐसे में क्या हुआ कि संसद और न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और संसद, या कह सकते हैं व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच एक संघर्ष की स्थिति उस समय देखने को मिलती है। यह वह दौर था जब इन दोनों के बीच मतभेद था। कौन सा दौर? 70 और 80 का दशक। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर, जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया था 1973 में, उसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संसद ने, मतलब उसका रिएक्शन था एक तरह से संसद का। क्यों? क्योंकि संसद अपने आप को सुप्रिय साबित करना चाहती थी। क्या किया? 42वां संविधान संशोधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए हैं। इसी कारण की वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो संसद ने क्या किया कि जब 1973 में केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो जस्ट उसी के रिएक्ट में हमारी संसद जो थी एक कानून लाई, एक संसद में संविधान में एक संशोधन किया। कौन सा संशोधन?
42वां संविधान संशोधन। उस संशोधन के तहत क्या किया गया कि इस संशोधन के तहत संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर 2 नए प्रावधान जोड़े। वे 2 नए प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान यह था कि संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पहली बात थी। दूसरा क्या प्रावधान था? संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों का आप लोग लिख लें। चलिए देखते हैं क्या क्या बात थी। 2 उपबंध जो जोड़े गए थे। पहला जो उपबंध था वह था संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पहला उपखंड उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर एक नया उपबंध, एक नया प्रावधान उन्होंने जोड़ा। आप ही लोग इसको देखकर बताइए कि जहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जिस देश में न्यायपालिका के पास है, क्या ऐसे प्रावधान जुड़ सकते हैं? दूसरा क्या प्रावधान था? दूसरा जो प्रावधान था वह था संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति। अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। संविधान करने की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये दोनों उपबंध आप लोग लिख लीजिए। प्रतिबंध नहीं होगा, माफ कीजिएगा, प्रतिबंध नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो जो पहली बात तो केशवानंद भारती केस आया, उसी के जस्ट रिएक्शन में हमारी संसद ने एक संविधान संशोधन किया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। उसमें संशोधन करने का कारण क्या था कि अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। उसी संविधान संशोधन वाले अनुच्छेद अर्थात 368 में 2 नए प्रावधान जोड़े गए। कौन कौन से? पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रावधान था कि संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि संसद संविधान में किसी प्रकार का भी संशोधन करे, चाहे वो जिस प्रकार का संशोधन हो, यदि वह 368 के अंतर्गत किया गया संशोधन है तो न्यायालय में उसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह या कोई भी संस्था जाकर वहाँ पर चुनौती नहीं दी सकती। क्या ये उचित था? इसका मतलब संविधान में किसी प्रकार का संशोधन संसद करेगी, हो सकता है वो कल का कुछ भी संशोधन करके तानाशाह हो जाए, तो ये बहुत सारी समस्याएं आ सकती थी। इसमें ऐसा लिखा गया, इससे एक आकलन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा जो उपबंध जोड़ा गया था वह था संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो दोनों बात से उल्लेख यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो है संसद को सबसे सुपीरियर साबित करने का, सबसे सर्वोच्च साबित करने का प्रयास किया गया। और उस समय सरकार किसकी थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरकार किसकी थी आप लोग जानते हैं। तो ये दोनों उपखंड जोड़े गए। किस लिए जोड़े गए? ताकि संसद जो है पावरफुल हो जाए और जो ये न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है ये ख़त्म हो जाए, यही करने का प्रयास किया गया। लेकिन आइए अब हम आगे की बात को देखते हैं। संविधान में इस 2 नए प्रावधान से संसद की शक्ति संशोधन करने की असीमित हो गई। असीमित हो गई मतलब इसके ऊपर कोई
भी प्रभाव या कोई भी नियंत्रण किसी का नहीं रह गया। ये दोनों उपखंड ऐसे थे कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति थी वो असीमित हो गई, इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये शक्ति बेशक हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, लेकिन इससे भारत देश को बहुत खतरे भी थे, क्योंकि यदि ये प्रावधान सदैव बने रहे तो संविधान में किसी प्रकार का संशोधन हो सकता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हालांकि आगे जाइए देखते हैं। 1976 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है। आप लोग जानते हैं 1976 के बाद इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो गिर जाती है। 1978 में जनता दल की सरकार बनती है और वह अस्तित्व में आती है, और वही जनता दल ने 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित करता है। कौन? जनता दल की सरकार करती है। हालांकि 1976 वाला कौन करता है? इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन दोनों उपबंधों को लिख चुके होंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1976 तक जो स्थिति थी वहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार अर्थात संसद जो थी वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे मजबूत स्थिति में थी। मजबूत कह सकते हैं आप कि ज़्यादा पावरफुल स्थिति में थी उस समय 1976 तक। कब तक? 1976 में। यदि हम इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो वो स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। जैसे मान लीजिए ये जो है संसद है, मान लीजिए 1976 की बात हो रही है, संसद है, यहाँ पे संसद हो गई, और ये क्या हो गया? आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये एक ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब संसद की स्थिति उस समय एक मजबूत स्थिति में थी। लेकिन 1976 के बाद जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार बदलती है, ये 1976 के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा 1976 के बारे में। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार बदलती है उसके बाद स्थिति क्या हो जाती है देखिए। उसके बाद ये जो संसद वाली स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है और न्यायालय की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ये दोनों अंतर शायद आप लोगों को कंफर्म हो गया। ये क्या हो गया? संसद, देख रहे हैं संसद की स्थिति छोटी हो गई और न्यायालय की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही होगी आपको। ये चित्र सिर्फ आपके समझने के लिए है। ये 1976 के बाद की स्थिति है। ये दोनों स्थितियाँ 1976 के बाद हमने चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। आइए अब आगे देखते हैं। अब बात आती है कि ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अभी तक मिनर्वा मिल्स शब्द का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो आइए देखते हैं, उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और इंदिरा गांधी जो थी वो सोवियत संघ रूस से बहुत प्रभावित थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया उन्होंने। इसी बीच संसद ने 1974 में एक कपड़ा अधिनियम लाया। कब? 1974 में एक कपड़ा अधिनियम आता है, संसद के द्वारा लाया जाता है, और वह अधिनियम पारित भी कर दिया जाता है अक्टूबर 1974 के आसपास। हालांकि एग्जैक्ट तिथि याद नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि 1974 में कपड़ा अधिनियम पारित कर दिया जाता है। और अक्टूबर 1971 में सरकार ने कंपनी के तात्पर्य यहाँ पे है मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा एक मिल्स थी, एक कपड़े की मिल थी मिनर्वा मिल। वही मिल का क्या कर लिया जाता है? अक्टूबर 1971 में सरकार के द्वारा उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है, और अधिग्रहण करके क्या किया जाता है? उस कंपनी का 1974 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है दोस्तों। हालांकि ये एक निजी कंपनी थी 1974 के पहले, लेकिन उसका अधिग्रहण किया जाता है पहले सरकार के द्वारा। उसके बाद अधिग्रहण करने के बाद 1974 में उस मिनर्वा मिल्स कंपनी का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जब इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह वही दौर था जब सरकार समाजवाद का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल दे रही थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्या होता है कि अब बात आती है कि मिनर्वा मिल्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि मिनर्वा मिल्स एक कपड़े की निजी कंपनी थी। किसकी?
कपड़े की निजी कंपनी थी जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित थी, और आपको बता दें कि यह वर्तमान समय में भी यह कंपनी कार्य भी कर रही है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। अब बात आती है कि मामला क्या था मिनर्वा मिल्स का। 1971 में भारत सरकार ने मिनर्वा मिल्स कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। 1974 में कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1971 में अधिग्रहण किया था, 1974 में कपड़ा अधिनियम पारित करने के बाद उसके बाद मिनर्वा मिल्स कंपनी का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कंपनी कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसी मामले को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। अब शायद स्पष्ट हो गया होगा कि मिनर्वा मिल्स वाद क्या है। तो क्या हुआ कि राष्ट्रीयकरण, पहले तो उसका अधिग्रहण किया जाता है 1971 में संसद अर्थात सरकार के द्वारा। उसका अधिग्रहण कब किया जाता है, 1971 में। 1974 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिसके रिएक्ट में जो कंपनी का मालिक थे, जो कंपनी थी, वो कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है, तब ये एक वाद बन जाता है, एक तरह से वाद बन जाता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के बीच। इन दोनों के बीच एक मुकदमा के रूप में आता है सामने। उसके बाद क्या होता है, न्यायालय में केंद्र सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हवाला दे दिया। न्यायालय में केंद्र सरकार से ये बात पूछी गई, तो सरकार ने क्या कहा, सुनिए। न्यायालय ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम का हवाला दिया, जिसके तहत अनुच्छेद 368 में 2 प्रमुख प्रावधान जोड़े गए थे, जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने बात की थी। 2 जो नए प्रावधान अभी हमने लिखा, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कोर्ट में क्या कहा कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, जिसमें 2 नए प्रावधान जोड़े गए थे अनुच्छेद 368 में, तो संघ सरकार ने उसी का हवाला देते हुए कहा, क्या कहा, सुनिए आप लोग। संघ सरकार ने कहा कि संसद की शक्ति असीमित है, क्या है, असीमित है, तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वकील इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि हम आपके अर्थात न्यायालय को जवाब नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वह न्यायालय के पास असीमित है, और संविधान संशोधन की जो किया गया है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा हमने प्रावधान किया है 42वां संविधान संशोधन के तहत, इसलिए इस पर हम जो है आपको जवाब नहीं दे सकते। आपको मतलब न्यायालय को। ऐसा कौन कहा, भारत सरकार की तरफ से कहा गया। तो किंतु सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में दिए गए मूल ढांचे की अवधारणा को आधार बनाया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या किया कि इस केशवानंद भारती मामले में जो दिया गया था मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन जो किया गया था, उसी का आधार बनाता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। और क्या कहता है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस बात को आप लोग गौर करिएगा। इन्होंने तो कह दिया कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारा कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम संविधान में अनुच्छेद 368 में जो नए प्रावधान जोड़े गए थे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी संविधान संशोधन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, और संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की असीमित शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो संविधान में 2 प्रावधान जुड़े हैं, तो हम किस प्रकार का आपको जवाब दें, ये न्यायालय के पास रखा गया। तब न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में जो मूल ढांचे की अवधारणा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, उसी को आधार बनाया। और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि संसद इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन हो। क्या हो, संसद इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल भावना का उल्लंघन हो, चाहे वह संशोधन किसी भी प्रकार का हो। अब फिर न्यायालय ने कहा, क्या कहा, सुनिए। न्यायालय ने कहा लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 प्रावधान जोड़े गए हैं उसके आधार पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। सुनिए, जब संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच न्यायालय द्वारा किया जाता है तथा उसे वैध या अवैध घोषित किया जाता है, उसे न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मतलब संसद कोई कानून बनाई, न्यायालय उस पर जांच करेगा कि कहीं ये मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, या भारत के जो मूल ढांचा है उसका हनन नहीं कर रहा है। यदि वह वैध है तो ठीक है, अगर अवैध है तो न्यायालय उस बने कानून को अवैध घोषित करके शून्य घोषित कर सकती है। ये आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, और न्यायालय की यह शक्ति
एक संवैधानिक शक्ति है जो कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आएगी। संसद संशोधन कर इस शक्ति को खत्म नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है संसद के पास, वो कैसी शक्ति है? वो मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। और आप लोग जानते हैं कि संविधान में किसी भी प्रकार का कानून या संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूलभूत ढांचे को का उल्लंघन करे। तो इस प्रकार से आप न्यायिक पुनर्विलोकन को भी संशोधित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के खंड 4 और खंड 55 से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वही जो नए जो प्रावधान जोड़े गए थे, कौन से? कि संसद की शक्ति असीमित है, संसद किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। दूसरी बात कि संसद कि जो संशोधन करने की शक्ति है, जो संसद संशोधन करती है, तो उसे कोई भी व्यक्ति न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकता। ये दोनों प्रावधान के बारे में बात हो रही है। एक खंड 5(4) था, एक खंड 55 था। अनुच्छेद 368 में यही दो खंड जोड़े गए थे। तो न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय ने इस पर अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग किया। और क्या हुआ कि न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करके स्पष्ट रूप से कहा कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन के तहत जोड़े गए दो नए प्रावधान संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संसद ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 368 में संसद के द्वारा जो दो उपखंड अर्थात अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 55 जो 42वें संविधान संशोधन का था, वो जो दो नए प्रावधान जोड़े गए थे, वे संविधान की मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है, अर्थात मूलभूत ढांचे को प्रभावित कर रहा है या करते हैं, जिसके कारण इन दोनों प्रावधानों को रद्द किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों प्रावधानों को शून्य घोषित कर दिया। किस शक्ति का प्रयोग किया? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया। तो वो दोनों प्रावधान समाप्त हो गए। जब वे दोनों प्रावधान समाप्त हो गए तो संसद की शक्ति कैसी हो गई? सीमित हो गई। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतभेद की स्थिति आपको जरूर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। अतः संसद इस प्रकार का कोई भी कानून बनाकर न तो स्वयं को संविधान से सर्वोच्च बना सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा। क्या कहा? संसद इस प्रकार का कोई भी कानून बनाकर न तो स्वयं को संविधान से सर्वोच्च बना सकती है और न ही न्यायालय को उसकी शक्तियां और कर्तव्यों से हटा सकती है या घटा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद संशोधन करे, लेकिन कोई इस प्रकार का संशोधन नहीं करेगी जो अपने आप को सर्वोच्च दिखा दे, अर्थात संसद सर्वोच्च है ये दिखा दे, या फिर न्यायालय की किसी शक्ति को या कर्तव्यों को कम कर दे या उसे घटा दे। ऐसा कोई भी प्रयोग संविधान संशोधन में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम उसकी जांच करेंगे, हमारे पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। यदि हम जांच में पाते हैं कि उस संविधान का उल्लंघन है तो हम पूरी तरह से उसे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और संविधान का रक्षक कौन है हमारे यहाँ? संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोग जानते होंगे, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की रक्षा करता है और संविधान की व्याख्या जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोग जानते हैं। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। किसके पक्ष में? मिनर्वा मिल्स के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। अतः उनको उनकी मिल्स उन्हें सौंपी गई और यह निर्णय 1980 में दिया गया और इसी निर्णय को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और मिनर्वा जो मिल्स थी वो केस को जीत जाती है और उसको उसकी जो कंपनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था उसे पुनः वापस मिल जाती है। और आप जानिए कि वर्तमान समय में भी यह कंपनी वर्तमान समय में कार्य कर रही है। और कहाँ पे है? केरल में है, माफ़ कीजिएगा कर्नाटक में है। आपको बता दें कि मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान की 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। कितनी? 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें 4:1 अर्थात 4:1 के बहुमत से अपना निर्णय सुनाया था। मतलब 4 लोग पक्ष में थे, एक जज जो थे विपक्ष में थे, सुनाया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के खंड 4 और खंड 5 को क्या कर दिया गया? अवैध या शून्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों, तो ये थी मिनर्वा मिल्स वाद। उम्मीद करता हूँ कि मिनर्वा मिल्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी टॉपिक और है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लास समाप्त करने से केवल थोड़ा सा समय लगेगा। SR बुम्बई बनाम भारत संघ 1994, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, SR बुम्बई बनाम भारत संघ, ये चीज़ आपको
स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो आपको पहले ये बता दें कि एसआर बोम्मई मामले में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि कल की जो लाइव प्रश्नोत्तरी थी उसमें ये प्रश्न पूछा था, आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का जो मामला था 1994 में आया था, और एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक बात पुनः फिर दोहराते हुए, अपने पिछले निर्णय को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। ये भाई इसके पहले कब कहा था? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा था। दूसरी बार कब कहा? एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, जैसा कि कल की लाइव प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न था। प्रस्तावना संविधान का अंग है। आप लोग सभी बातें ध्यान से सुनकर एक एक चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ मामले के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना बताया। हालांकि इसके पहले पहली बार कब बताया था? केशवानंद भारती मामले में बताया था, लेकिन उसी चीज़ को फिर से दोहराते हुए एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में की जो आधारभूत चीज़ें हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं बलिशामा संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है बलिशामा संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। उसको मिनर्वा मिल्स में ही चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने वैध घोषित किया था। इसलिए वर्तमान समय में वे तीनों शब्द अभी भी प्रस्तावना में अस्तित्व में हैं। तो एसआर बोम्मई कौन थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था कर्नाटक में, जिसके कारण बोम्मई जो थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब से ये वाद जो है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के बीच नाम से जाना जाता है। दोस्तों एसआर बोम्मई वाद में पंथ निरपेक्ष शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूलभूत संरचना के अंतर्गत बताया। क्या बताया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान की मूलभूत ढांचे के अंतर्गत किस वाद में बताया गया। प्रस्तावना क्या है? मूलभूत संरचना है, आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। आधारभूत संरचना है, प्रस्तावना आधारभूत संरचना है संविधान की। ये किस वाद में बताया गया? तो याद रखिएगा एसआर बोम्मई वाद में इसे बताया गया था। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये कभी कभी प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना आधारभूत संरचना है, कब है? तो इसमें क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज होकर तुरंत केशवानंद भारती लगा देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना को आधारभूत संरचना के अंतर्गत कब रखा गया? तो वह है 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के बीच। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे संपन्न होती है। एसआर बोम्मई में सिर्फ यही फैक्ट्स था कि इसमें जो केशवानंद भारती मामले में जो दोहराया गया था, बात को फिर से दोहराया गया था, वो कौन सी बात थी? इसमें 3 प्रमुख बातें थी। कौन कौन सी? पहला कि बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बताया कि संविधान का अंग कौन है? प्रस्तावना, पहली बात। दूसरी चीज़ कि जो प्रस्तावना है वह क्या है? मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। ठीक, ये बात। उसके बाद पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है? संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, जिसे बाद में जोड़ा गया था 1976 में। वह भी क्या है? एक मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी एसआर बोम्मई की। आप लोग इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे मैंने बताया, आप लोग इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे संपन्न होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। इससे भी जो भी डाउट्स थे आप लोगों के मन में, वे सभी क्लियर हो गए होंगे। और यदि कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताइएगा और मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। और फिर से एक बार फिर आपसे अनुमति चाहता हूँ, कल मिलते हैं फिर इसी समय 11:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।